हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्पेक्ट्रम एकेडमी। आज हम देखने वाले इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फोर्थ लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी या सीबीएसई का जो सिलेबस होता है वो दोनों में यही लॉ है। मतलब टॉपिक का नाम अलग होगा लेकिन पॉइंट तो वही। तो आज का इस फोर्थ लेक्चर में हमारा पॉइंट है यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल भी बोल सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर मतलब फोर्थ लेक्चर के अंदर ये दो पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और राइट हैंड थंब रूल, जो आपको पता होगा। और ये वाला रूल एग्जाम में आता है। पर देखो फिजिक्स में ऐसे दो तीन रूल्स है इस टॉपिक के अंदर, वो रूल एग्जाम में आते ही आते, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस रूल को हम एक बार समझ लेंगे, इसको रट लेंगे। देखो रटेंगे या इसको इस रूल को हम मतलब लिख पाएंगे तो हम 10th क्लास में स्कोर कर पाएंगे, लेकिन इसको समझ पाएंगे तो 11th क्लास में भी हम स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि यही पॉइंट 11th क्लास में, यही 10th बोर्ड को सीबीएसई को, यही 9th बोर्ड मतलब सीबीएसई को है और ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को भी है। तो हम इस पॉइंट को ज़्यादा टाइम लेते हुए इसको एक बार समझ लेंगे। चलो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। आप एक बार देखते हो, जैसे कि आपको पता होगा ये हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मतलब अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर्ड यूज किया है। तो इन्होंने पहली बार बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ कि उन्होंने पहली बार बताया ओरस्टेड ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग अलग नहीं है। इससे पहले क्या होता था कि बहुत सारे साइंटिस्ट को, लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, मैग्नेटिक फील्ड अलग है, दोनों अलग अलग लिखते थे। लेकिन दोनों अलग अलग स्टडी भी किए जाते थे, दोनों को मतलब समझ भी लिया जाता, दोनों का यूज भी किया जाता था, सब कुछ किया जाता था। लेकिन लोगों को कभी भी पता नहीं था कि दोनों एक ही कंसेप्ट हो सकते हैं, दोनों में कुछ तो लिंक हो सकती है, दोनों में कुछ तो कनेक्शन हो सकता है। वही कनेक्शन यहाँ पर ओरस्टेड ने बताया। वो क्या? और उसने हमें समझाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अलग है और मैग्नेटिज्म अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है। ये पहली बार इन्होंने बताया हमें। उसने ऑब्जर्व किया 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन क्या था आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ मेटल वायर द मैग्नेटिक नीडल नियर द वायर टर्न्स थ्रू अ सर्टेन एंगल। तो इसका मतलब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी एक वायर है, सपोज यहाँ पे एक वायर है, अब इस वायर में से करंट पास हो रहा है। अब जिस वायर में से करंट पास हो रहा है उसके पास हमने मैग्नेटिक नीडल लेके, मैग्नेटिक नीडल मतलब आपने मैग्नेटिक कंपास देखा होगा, है ना, मैग्नेटिक कंपास होता है, वो मैग्नेटिक कंपास लेके उसके पास साउथ नॉर्थ पोल होता है और डायरेक्शन दिखाने के लिए काम में आता है। आपके स्कूल में आपने कभी देखा होगा मैग्नेटिक कंपास, जो कंपास होता है वो डायरेक्शन दिखाने के लिए साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। तो अब ये करंट कैरिंग करंट मतलब कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, उसके पास हम मैग्नेटिक नीडल लेके आएंगे या कंपास लेके आएंगे, उस मैग्नेटिक नीडल के अंदर करंट पास मतलब डिफ्लेक्शन हो रहा है इस करंट की वजह से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से करंट पास हो रहा है, कंपास हमने सामने उसके पास लेके आए, उसमें से जो मैग्नेटिक नीडल एक डायरेक्शन में होती है उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? करंट की वजह से। पहली बार किसने ऑब्जर्व किया? ओरस्टेड ने। मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्हेन अ करंट पासेस थ्रू द मेटल वायर, मतलब इस वायर में से जब करंट पास हो रहा है तब इसके अंदर मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब करंट हमने बंद कर दिया, मतलब अब ये वायर है, सिर्फ वायर है, उसमें से करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोलो, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वायर है, उस वायर में से करंट पास हो रहा है, उसके पास हमने मैग्नेटिक नीडल लेके आए, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब डिफ्लेक्शन हो रहा है जब करंट होगा, तो करंट हमने बंद कर दिया, वायर में करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं है, करंट आ गया डिफ्लेक्शन हो गया। मतलब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है। हमने करंट बढ़ाया, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, करंट कम कर दिया, डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। इसका मतलब उन्हें समझा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब जो वायर है उसमें से करंट पास हो रहा है और उसके पास हमने कोई मैग्नेटिक नीडल लेके आए तो इसका मतलब उस नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो सकता है? ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा कोई आपके पास एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट है, अब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास लेके आएंगे तभी डिफ्लेक्शन हो सकता है। ध्यान से देखना, उससे पहले हमें क्या पता था, एक हमारे पास मैग्नेट है, दूसरा एक मैग्नेट है, मतलब एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट के पास हम दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे तभी डिफ्लेक्शन हो सकता है। मतलब मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन हो सकता है वो बस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो सकता है, करंट की वजह से नहीं हो सकता।
राइट ना। सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डिफ्लेक्शन है, सॉरी मैग्नेटिक नीडल जो है उसका जो डिफ्लेक्शन है वो बस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, दूसरे मैग्नेट की वजह से हो सकता है। मतलब जो ये है, मैंने जो बोला कि कंपास है, ये जो वायर है इसमें से करंट पास हो रहा है। अब इस करंट पास होने के बाद इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब प्रॉब्लम है कि डिफ्लेक्शन होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और किस वजह से हो रहा है, करंट की वजह से। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया बाय सर्टेन एंगल। उसके बाद उन्होंने उससे कंक्लूजन निकाला कि पॉइंटेड आउट दैट रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो उसने समझाया कि अब इसका मतलब क्या है कि इसमें से करंट पास हो रहा है और ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो करंट है वो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल में, ध्यान से सुनना, इस मैग्नेटिक नीडल में तभी डिफ्लेक्शन हो सकता है जब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आती है, मतलब बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर एक्ट होती है। मतलब क्या हो रहा है, अब एक करंट की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब एक जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। करंट क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब इस वायर में से करंट जा रहा, वो करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और वही मैग्नेटिक फील्ड इस नीडल को डिफ्लेक्ट कर रही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बस मैग्नेटिक फील्ड ही डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो इसका मतलब एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और वही मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल को डिफ्लेक्ट करने में मदद कर रही है, राइट। तो द यूनिट ऑफ द, तो उन्होंने उसी टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों का कॉन्टैक्ट कनेक्शन उन्होंने बनाया। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टर्म एज ओर्स्टेड। तो इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बारे में काम किया, तो उन्होंने उनका नाम दिया गया है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी इंटेंसिटी को ओर्स्टेड का यूनिट दिया। जैसे कि फोर्स का यूनिट हम न्यूटन मानते हैं, क्योंकि न्यूटन ने फोर्स के ऊपर ज़्यादा काम किया था। उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर उन्होंने काम किया, इसलिए उनका नाम का ओर्स्टेड नाम का यूनिट वहाँ पे दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में आ सकता है, लेकिन ध्यान से देख लेना। अब हमारे पास अब वैसी इफेक्ट कौन देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये ध्यान से देख लेना, मैग्नेटिक इफेक्ट किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का। मतलब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका इफेक्ट होगा, लेकिन इसका इफेक्ट कौन सा होगा, करंट का इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो यहाँ पर हम वही देखने वाले, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के मतलब कॉन्टैक्ट मतलब कनेक्टेड है, मतलब दोनों अलग अलग नहीं, दोनों में कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट है। वही हम यहाँ पे देखेंगे। कीप अ मैग्नेटिक नीडल एडजेसेंट टू द करंट कैरिंग वायर्स। यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो, ध्यान से देखना है ना, देखना है यहाँ पे, आप इसको जूम भी कर सकते हो। एक मिनट, हाँ यहाँ पे जूम करके देखेंगे। अब हम यहाँ पे बैटरी है, स्विच है, अब स्विच ऑन है, इसका मतलब यहाँ से करंट पास होगा। अब जो करंट यहाँ से पास होगा, करंट यहाँ से पास हो रहा है इस डायरेक्शन, मतलब ये पॉजिटिव, बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव, यहाँ से करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन से, ऐसे करंट जा रहा है। अब यहाँ पे हमने उसके साइड में मैग्नेटिक नीडल रख दी। अब ये मैग्नेटिक नीडल क्या करे, जो नॉर्थ पोल है, अब नॉर्थ पोल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, मूव हो रहा है। अब उसने डिफ्लेक्शन दिखाया टूवर्ड्स द वायर, इस वायर की तरफ। तो मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट है, लेकिन किसकी डायरेक्शन में, वायर की तरफ। अब उसके बाद आप ध्यान से देख लेना, हमने बैटरी का मतलब टर्मिनल चेंज कर दिया, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे निगेटिव किया, जहाँ पे निगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव किया। अब इसकी वजह से होगा क्या, तो इसकी वजह से करंट उल्टा जाएगा। पहले करंट क्या हो रहा था, पॉजिटिव से इस तरीके से जा रहा था निगेटिव तक। अब क्या होगा, पॉजिटिव इस साइड में, तो यहाँ से करंट इस तरह से इधर जाएगा। अब करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, जो पहले डिफ्लेक्शन वायर की तरफ हो रहा था, अब डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, करंट ऐसा था, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द वायर हो रहा था, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा था, डिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम वायर हो रहा है। इसका मतलब हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होती है यहाँ पे, मतलब सॉरी करंट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है, करंट की डायरेक्शन चेंज करने के बाद डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज हो रही है। लेकिन जब हमने स्विच को ऑफ कर दिया, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसमें से करंट नहीं फ्लो होगा। अब इसमें करंट नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब तीन चीजें हमें यहाँ पे ध्यान देनी। पहली बात, करंट नहीं है, पहली बात क्या है कि करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो करंट की वजह से हो रहा था। दूसरी बात, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो करंट डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो हमारे पास अब 3-4 कॉन्सेप्ट है। पहला सेंटेंस, करंट नहीं होगा डिफ्लेक्शन नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस, करंट होगा डिफ्लेक्शन होगा। अब करंट डिफ्लेक्शन होगा तो करंट एक डायरेक्शन में, डिफ्लेक्शन किसी डायरेक्शन में हो रहा है। अब करंट अपोजिट कर देंगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बस इतना आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जब मैंने आपको बोला भी था, व्हेन अ लार्ज करंट, मतलब ज्यादा करंट हमने पास किया थ्रू
थिक कॉपर वायर, यहाँ पे थिक कॉपर वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। इस वायर में से हमने क्या किया, ज़्यादा करंट पास कर दिया थ्रू एक कार्डबोर्ड, उसके ऊपर हमने एक ऐसा कार्डबोर्ड भी रखा है जो कि वायर इसके ऊपर ऐसा कार्डबोर्ड है, उससे अंदर से वायर जा रहा है। ओके, द मैग्नेटिक नीडल्स केप्ट डिफरेंट पॉइंट ऑन द कार्डबोर्ड अराउंड द वायर स्टैंडर्ड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब हमने क्या कर दिया, इसको बता देते, एक मिनट आपको बताता हूँ क्लियरली, उसके आगे कुछ है क्या एक बार चेक करूँगा, ठीक है, सब कुछ एक बार बता देता हूँ। चलो एक साथ देखेंगे इसको। देखो हमने क्या कर दिया, अब एक्सपेरिमेंट हमारा सेटअप देखो, पहले क्या किया हमने, बैटरी कनेक्ट कर दी, तो बैटरी कनेक्ट करने का मतलब इसमें से करंट पास होगा। अब ये वायर है, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करके हम करंट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम करेंगे करंट बढ़ेगा। तो इससे करंट कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है। कितना करंट पास हो रहा है इसके लिए हमने एमीटर भी लगाया है, एमीटर करंट मेजर करते हुए यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए हमने की भी लगाई है। ओके, अब क्या किया, जो वायर जा रहा है कार्डबोर्ड, मतलब एक कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, तो कार्डबोर्ड ऐसे रखा है और उसमें से करंट पास हो रहा है इस तरीके से, एक सेटअप है। अब क्या कर रहा है कि हमने क्या किया, अब इस करंट जो है, मतलब ये वायर है, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, तो हमने क्या किया, जो मैग्नेटिक कंपास या नीडल है हमने यहाँ पे रख दी, कुछ तो डिफ्लेक्शन दिखा रहा, हमने यहाँ पे रख दी डिफ्लेक्शन दिखा रहा, यहाँ पे रख दी डिफ्लेक्शन दिखा रहा, यहाँ पे रख दी डिफ्लेक्शन, मतलब इसके अराउंड हम अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, नीडल रख के देख रहे हैं, उसका डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हैं। तो वही क्या हमने मैग्नेटिक नीडल के डिफरेंट पॉइंट ऑन द कार्डबोर्ड अराउंड द स्टैंड इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो हमें दिख रहा है कि हम यहाँ पे रखेंगे तो अलग डायरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे दिखाएंगे तो अलग डायरेक्शन, तो हर एक पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक नीडल रख के देखी या मैग्नेटिक कंपास रख के देखा, तो हमें डिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में दिखा रहा है, राइट। वी स्प्रेड आयरन फिलिंग्स, तो हमने क्या किया, और जो वायर यहाँ पे था इसको हमने जूम कर दिया इस तरीके से, इस वायर के अराउंड हमने आयरन फिलिंग्स डाल दी, मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, हमने किस बना सकते बहुत सारे छोटे छोटे, वेल्डिंग जो करते लोग या आयरन कट करते हैं उनके पास वो मिलता है, तो छोटे छोटे टुकड़े हमने ऐसे स्प्रेड कर दिए इस तरीके से। अब इसको स्प्रेड करने के बाद, इनको इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद हमने क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। अब इसके कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दिया और उसके बाद हमने करंट पास कर दिया। अब जो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स थे छोटे छोटे टुकड़े, वो रैंडमली हमने स्प्रेड कर दिए थे, लेकिन जब करंट पास होगा वो रैंडमली नहीं होंगे, वो ऐसे सर्कुलर पाथ में शो होंगे। मतलब ये खुद का एक डिजाइन बनाएंगे, सर्कुलर डिजाइन, मतलब वो क्या होंगे, सर्कुलर मैनर में इस वायर के अराउंड घूम रहे। अब हमें पता है कि आयरन के ऊपर किसका इम्पैक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब ये आयरन खुद से जो मतलब सर्कल में आ रहे हैं वो खुद से नहीं आ रहे, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि खुद से तो नहीं आ सकते, क्योंकि आयरन आपको पता है कि आयरन जो होता है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब इसका मतलब क्या है कि इस वायर के अराउंड हमने जो आयरन पीसेस रखे थे छोटे छोटे, वो अलग अलग मतलब रैंडम शेप में थे, अलग अलग जगह पे थे, लेकिन जब करंट पास होने के बाद वो सर्कुलर शेप में अरेंज हो रहे, खुद को अरेंज कर रहे हैं। और आयरन खुद को तभी अरेंज कर सकता है एक पर्टिकुलर शेप में, जब मतलब उसके ऊपर तभी इफेक्ट होता है जब मैग्नेटिक फील्ड हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे खुद को अरेंज कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अराउंड क्या हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। वही मैंने बोला कि यहाँ पे जो आयरन फीलिंग्स है वो मतलब ऐसे अरेंज हो रही है सर्कुलर मैनर में। इसका मतलब है कि उसमें से करंट कैरिंग कंडक्टर में से, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से वहाँ पे क्या बन रहा है, मैं मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इफ द करंट इज अनचेंज्ड द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस एट अ डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द वायर। सपोज हमारा करंट सेम है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, आपने एक बार ध्यान से देखा होगा, तो जो सर्कुलर अरेंजमेंट है आप ध्यान से देखो, पास में सर्कुलर अरेंजमेंट में सही है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, राइट। ओके, सेम डायग्राम है, कोई बाकी कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है। अब इसमें से हम इतने डिस्टेंस पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। देखो एक बात तो फिक्स है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब वो बन रही जो मैग्नेटिक फील्ड है कम डिस्टेंस पे ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, मतलब वायर के पास। अब वो सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी बताएगा इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो पास में ज़्यादा ही होगी, दूर जाने के बाद कम होगी। तो यही हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। देयरफॉर द कॉन्सेंट्रिक सर्किल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो पास में वेरी क्लोज होते हैं, और दूर जाने के बाद मतलब
therefore the concentric circle represent the magnetic field lines force are shown bigger and rarefied as the distance of wire increases। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो सर्कल बिगर दिखेंगे हमें, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वो कम होते जाते हैं। मतलब सर्कल्स आपको नहीं दिखेंगे, मतलब यहाँ पे आप सर्कुलर देख सकते हो, यहाँ पे नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। जैसे डिस्टेंस के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कम होते हैं, मतलब वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और दूर जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड कम है, राइट। ओके, तो ये इफ द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज रहा, मतलब हमने करंट इंक्रीज किया तो ऑब्वियसली कोई बता पाएगा। अब इस कंडक्टर के बाहर जो बन रही है, क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से बन रही है, इस वायर में करंट की वजह से। अब हमने करंट इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। करंट डिक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसी तरह से इफ द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। इफ करंट इन द कॉइल डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, राइट। अब ये होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब तो हमें पता चला कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। किसने बताया था पहली बार, ओरस्टेड ने बताया था, उसको एक्सपेरिमेंट में मिला था, मतलब एक्सपेरिमेंट में उसको देखा कि ऐसा हो रहा है। तो ये तो फिक्स है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके आसपास, उसके साइड में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। लेकिन उसका जो रूल है मैक्सवेल ने बताया था, इसको हम मैक्सवेल स्क्रू रूल कॉर्क स्क्रू रूल बोल सकते हैं या राइट हैंड थंब रूल बोल सकते हैं। देखो एग्जाम में ये रूल आता है, जरूर आता है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसको आपको लिखना है। तो ध्यान से सुनना, ये रूल क्या है। रूल बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इतना रूल आपको हो गया तो हम खत्म करेंगे। बस ये रूल आपको एग्जाम में लिखना है, इसलिए इसको एज इट इज लिख लेना। आपके पास स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको यूज कर सकते हैं या आप इसको लिख लो भी मेरे साथ, मतलब वीडियो को स्टॉप करके। देखो ये रूल क्या बता रहा है कि हाँ, इफ यू इमेजिन होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड विथ योर थंब pointing toward the direction of electric current flow, then the direction in which your finger curls use the direction of line of force of the magnetic field। अब इसको मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, एकदम शॉर्टकट में। मतलब क्या कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज इसमें से करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है हमने उसको पकड़ लिया, लेकिन कैसे पकड़ा है कि हमारा जो थंब है इसको हमने करंट के डायरेक्शन में लिया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज इस तरीके से पकड़ता हूँ मैं। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने ऐसे पकड़ लिया है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ने कैसे पकड़ लिया है हमने कि हमारा जो थंब है किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन। अब थंब जो करंट की डायरेक्शन में होगा तो जो हमारे ऐसे पकड़ने के बाद जो फिंगर्स है हमारे ऐसे कर, अब ये जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो रूल वही है, इफ यू इमेजिन होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड विथ योर थंब पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब हमने उस करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे पकड़ा है ताकि हमारा जो थंब है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन में, मतलब करंट के डायरेक्शन में थंब है, तो हमारे जो फिंगर्स होंगे वो फिंगर्स किसकी डायरेक्शन दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब हम शॉर्टकट में बताएंगे तो हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हाथ में पकड़ेंगे जहाँ पे हमारा थंब करंट की डायरेक्शन दिखाता है, तो जो कर्ल हुए फिंगर से किसकी डायरेक्शन दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की। आप ध्यान से देखोगे तो जो कर्ल हुए फिंगर है इस तरीके से सर्कुलर हुए, मतलब इस तरीके से सर्कुलर है, मतलब करंट इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट जा रहा है। मतलब इस वायर में इसी थंब की डायरेक्शन में करंट स्ट्रेट जा रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो सर्कुलर बन रही है। मतलब ऐसा करंट यहाँ से स्ट्रेट जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट करंट जा रहा है तो उसके अराउंड क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो कैसे बनेगी, सर्कुलर। इसी को हम राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो करंट कैरिंग कंडक्टर इस डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, सर्कुलर इस तरीके से। आप कहीं पे भी लेगा, सपोज करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है इससे, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी। करंट नीचे भी ले सकते हैं, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वैसा राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी। करंट ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है हम ऐसे पकड़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है हम ऐसे पकड़ेंगे, थंब जो किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी। मतलब आसान सी भाषा में आपको ध्यान में रखना है। तो बस आप एक ही चीज़ याद रखना कि जो हमारा थंब होता है राइट हैंड थंब, ऑब्वियसली कुछ बच्चे ऐसे लेफ्ट हैंड भी यूज करते हैं और खुद को होशियार समझते, सर ऐसे नहीं आ रहा बोलते हैं, राइट। तो कभी भी लेफ्ट हैंड थंब यूज मत करना, क्योंकि लेफ्ट हैंड का दूसरा एक रूल है हम वो देखेंगे। पहले हम राइट हैंड थंब रूल देख रहे हैं। राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल दोनों अलग है। लेफ्ट हैंड रूल अलग है, राइट हैंड थंब रूल अलग है। तो ओके, तो हमारे पास अब राइट हैंड थंब रूल देखें। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से जब राइट हैंड का थंब हमने इस तरह से पकड़ लिया तो ये थंब करंट की डायरेक्शन दिखाता है, तो कर्ल्ड फिंगर किसकी डायरेक्शन दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की। बस इतना सिंपल है लॉजिक,
इसमें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है, इसमें कोई भी रूल नहीं, मतलब कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। आप बस इसको याद रखना है आपको, तो बस इतना ही याद रखो कि करंट कैरिंग कंडक्टर आपके हाथ में है तो स्ट्रेच द थंब, मतलब राइट हैंड में होना चाहिए, स्ट्रेच द थंब करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है तो ये कर्ल फिंगर किसकी डायरेक्शन दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसी लॉ को आपको एज इट इज रखना है और एग्जाम में लिखना है, और आप एग्जाम में एज इट इज नहीं लिख पाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मतलब नेक्स्ट लेक्चर आप इस मतलब हमारे वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों के साथ मतलब शेयर करोगे तो मुझे इस वीडियो बनाने में आसानी होगी और मुझे भी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। देखो मेरा पूरा इंटरेस्ट स्टूडेंट के रिस्पांस पे होता है, मेरी टीचिंग भी रिस्पांस पे, आप जैसा रिस्पांस दोगे उसी तरीके से। और आपको भी लग रहा है कि सर इसमें से कोई पॉइंट बचा या कोई और पॉइंट आपको पढ़ना है तो कमेंट में बता देना, उसी पॉइंट के ऊपर हम वीडियो लेक्चर्स बना के आपको भेज देंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्त के साथ, आपके स्कूल के जो फ्रेंड्स हो गए उनके साथ भी शेयर करो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।